प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमदान ट्यूटोरियल में। EBTA का सजेशन चल रहा है। ईयर 2020-2021 का जो सेशन हमारा था, इस सेशन में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे उनको EBTA की तरफ से जो सजेशन प्रोवाइड किया गया है, उस सजेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यह है पार्ट 2। आज के वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 8.2, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, यानी कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ए से लेकर हम लोगों ने ई तक कर लिया था। ए नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन और ई नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन एफ से। 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है आज इस सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर लिए जाएंगे और हम इसके बाद अपने थर्ड पार्ट में मिलेंगे, जो कि इस चैप्टर का फाइनल पार्ट होगा, जिसमें हम लोग 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द बॉन्डिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड 2 तरह के कंपाउंड्स है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस टेबल आपको बनाना है। इसका आंसर स्क्रीन पे है। एक तरफ लेफ्ट में मैंने कोवेलेंट कंपाउंड्स को रखा है, राइट में मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स को रखा है, और बहुत आसानी से आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट का हाई होता है। हम लोगों ने इस चैप्टर के डिस्कशन के दौरान इस बात को साफ साफ समझा था कि इलेक्ट्रोवैलेंट में हाई बॉन्ड जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सजेस्टेड है कि आप उस वीडियो को देखें। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। मैंने बस 2 डिफरेंसेस लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप इससे ज़्यादा डिफरेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। सजेस्टेड है कि कम से कम 2 प्रिपरेशन जरूर करके जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर जी। मैंने आपको बताया है मैं इस सीरीज़ में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो प्रोवाइड करूँगा। के तक क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। जी नंबर क्वेश्चन पे फिलहाल हम आए। क्वेश्चन कहता है, why does He2 मॉलिक्यूल, यानी हीलियम के साथ 2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इवन दो H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। यानी कि H2 जिसे हम लोग हाइड्रोजन जानते हैं वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों? इसका आंसर मैं आपको वर्बली समझा सकता हूं, लेकिन मैंने प्रिपरेशन की है इसके आंसर को। मैं आपको आंसर किस तरह से लिखना है वो भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस आंसर्स को आप हिंदी में भी पा सकते हैं। इसके बारे में, इस पूरे PDF के बारे में मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। H2 is a covalent compound. It forms a compound as H alone is not stable. तो ये जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है H2 कंपाउंड का, इसमें H जो है वो अकेले स्टेबल नहीं होता है, बट इन केस ऑफ H ये अकेले स्टेबल हो सकता है, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है हीलियम के केस में वो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट के रूल के हिसाब से स्टेबल है, इसीलिए He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। जबकि H के केस में ना ही ये ऑक्टेट को रीच करता है, ना ही ये ड्यूप्लेट को रीच करता है। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट के बारे में आपको पता होगा। ड्यूप्लेट का मतलब होता है आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। 18 भी पॉसिबल है। ये वो स्टेबिलिटी है जिसके बाद एटम्स किसी और से रिएक्ट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन के केस में हमें पता है आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली इसका फर्स्ट सेल ही आउटर मोस्ट सेल है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो अनस्टेबल है। वो एक और H के साथ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। जबकि दूसरी तरफ हम अगर हीलियम को देखते हैं तो हीलियम का आउटर मोस्ट सेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन किया हुआ है, तो वो स्टेबल है, इसलिए वो किसी के साथ फॉर्मेशन नहीं करता है। ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जी के बाद H नंबर। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, इसके डायग्राम को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो अच्छे से समझिएगा। सो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। Mg मैग्नीशियम, Cl2 क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड हम इस एलिमेंट को, इस कंपाउंड को कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। यहाँ आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर और लेविस डॉट स्ट्रक्चर 2 तरह के वर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के साथ यूज होता है, जबकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये शब्द कोवेलेंट कंपाउंड के साथ यूज होता है। आज हम इन दोनों के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि ये EBTA का सजेशन है। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाना पसंद करूंगा। तो चलिए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। MgCl2 को समझते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Mg है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है।
दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने के लिए मैंने 7 आउटर मोस्ट डॉट्स को दिखाया है, जबकि ब्लैक डॉट्स से मैंने Mg के आउटर सेल का 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। अब Mg क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है। जब एक Mg अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो देखिए वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होकर यहां चला आया है, ओके, और यहां से वो दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो यहां चला जा रहा है, ओके, तो वो यहां चला आया। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, Mg अपने आउटर मोस्ट दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, यानी वो इस दोनों को लूज कर चुका है और उसके आउटर सेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो स्टेबल हो गया है। वेराज इन केस ऑफ क्लोरीन आप देख रहे थे कि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स था और उसने एक एक्सेप्ट किया है, तो अब ये 7 नहीं रहा, अब ये भी 8 हो गया है, तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी +1 करके इक्वल्स टू 8 हो गया और ये भी +1 करके इक्वल्स टू 8 हो गया। अब आप देख रहे थे इस सिचुएशन में Mg के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी स्टेबल, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि स्टेबल, और यहाँ पर जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यानी कि वो स्टेबल। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ये देखा कि MgCl2 जैसा कंपाउंड जो कि एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, किस तरह से अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसे और इलैबोरेटरी लिखने के लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं Mg -2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वजह से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव बनता है, तो वो हो जाएगा Mg2+। जबकि क्लोरीन के केस में हम लोगों ने देखा क्लोरीन इज एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन जो है वो नेगेटिव बनेगा। और ऐसे कितने क्लोरीन यूज हुए हैं हमारे पास, ऐसे 2 क्लोरीन यूज हुए हैं। इस वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट बना है वो है MgCl2। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आप इस फिगर के द्वारा दिखा सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने की कोशिश की। MgCl2 के अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है। हमारे वीडियो को देखिए जहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर का एलैबोरेट डिस्कशन किया है, वहां पर मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। H नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम चाहेंगे कि हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो चलिए बढ़ते हैं अपने I नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अमोनिया और CCl4 पर क्वेश्चन पूछा गया है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया है, यानी कि ये कोवैलेंट कंपाउंड्स है। मैं इसे एक्सप्लेन करके आपको दिखाना चाहूंगा। मैं पहले फिगर के साथ आता हूं जहां पर मैं अमोनिया को डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास अमोनिया है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी लगभग कुछ उसी तरह से दिखाया गया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं पिछले वाले से ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो मैं समझाता हूँ। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे आप नोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते हैं। इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज नहीं कर सकता, हर जगह आप देख सकते हैं। और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स तक कोई ले या दे सकता है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाएगा। स्टेबिलिटी के लिए इससे क्या करना होगा, किसी से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी एक्सेप्ट, ये कोई जो भी हाइड्रोजन हमारे पास है वो डोनेट नहीं कर सकते। क्यों डोनेट नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा अगर उन्होंने डोनेट कर दिया तो यहाँ वो क्या करेंगे, यहाँ वो करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। आप देख सकते हैं नेक्स्ट फिगर में जो इसका आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग करके यहाँ भी एक नया फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी एक फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये दिख रहा है हमें इस बॉन्ड के साथ, इस बॉन्ड में ये जो एलिमेंट हमारे पास दिख रहा है, ये जो बॉन्डिंग दिख रही है, इस बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी से मूव होके नहीं आए हैं, बल्कि ये एग्जिस्ट करते हैं बाय शेयरिंग। यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन आया जो शेयर कर रहे हैं, और इस शेयरिंग की वजह से जिसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन था, इस शेयरिंग के बाद +1 हो गया। देखिए यहाँ वाले हाइड्रोजन से भी उसने एक शेयरिंग की है तो और एक +1 हो गया, और यहाँ वाले हाइड्रोजन से भी उसने एक शेयरिंग की है तो यहाँ +1 हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा, जब इसने एक शेयरिंग की, इसके पास +1 करके 5, 6, 7, 8 हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। और जब इसने एक शेयरिंग की हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन जिसके पास ऑलरेडी 1 था, इसने एक और 1 रिसीव किया और ये डुप्लेट को रीच कर गया, यानी ये स्टेबल हो गया। इस तरह से ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हुआ, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हुआ। तो फाइनली हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन के दौरान कि इन लोगों ने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जहां पर एक थे, एक और एक्सेप्ट करके अपनी ऑक्टेट ड्यूप्लेट को रीच किया, जिससे वो स्टेबल हो गए। और दूसरी तरफ हमारे पास जो नाइट्रोजन था वो भी 5 इलेक्ट्रॉन्स को लेके था, उसने शेयरिंग करके और 3 इलेक्ट्रॉन्स बुला लिए, जिसके बाद वो स्टेबल हो गए। तो ये हमारा वो स्ट्रक्चर था जिसमें हम लोगों ने अमोनिया को समझा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमारे पास है CCl4, बट मैं दोनों फिगर्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं एक ही फिगर आपको एक्सप्लेन करके बताया, दूसरा फिगर मैं आपको शो जरूर कर दूंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दूसरा फिगर आ रहा है, इसमें हमारे पास CCl4 है। आप काइंडली इसकी स्टडी करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं अब इसके साथ आपको बताना चाहूंगा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं।
आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां पर एक ब्लॉग लिखा गया है। उस ब्लॉग में मैंने इस सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक साथ डिस्कस किया है। आप उनका पूरा डिस्कशन पढ़िए, सारे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे में एक डाउनलोड लिंक दिया गया है। पूरे इसको स्क्रॉल करने के बाद नीचे में डाउनलोड लिंक पर क्लिक कीजिए, 30 सेकंड्स तक वेट कीजिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक्सक्लूसिवली ये नोट प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आज ही जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। मैं एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में। मैं देख रहा हूँ बच्चे कंटिन्यूस मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड कीजिए हिंदी में, क्वेश्चन आंसर्स करवाइए हिंदी में। हिंदी स्क्रीन पे टाइप कर पाना बहुत मुश्किल होती है, मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितने भी आंसर समझा रहा हूँ, मैं उसके में जो मोड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। सिर्फ लिमिटेशन इस चीज़ की होती है कि नोट्स हिंदी में लिखे हुए नहीं रहते हैं, बट मैं बैकग्राउंड में इस पर भी काम कर रहा हूँ। जो हमारे वेबसाइट के साथ जुड़े हुए हैं, वेबसाइट अपडेट ग्रुप में मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं बता रहा हूँ सारे बच्चों को कि किस तरह से मैं टाइम टू टाइम वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ, कितने अपडेट्स ला रहा हूँ, और इन नोट्स का हिंदी वर्जन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ही इंग्लिश वर्जन कंप्लीट होगा, मैं उसके हिंदी वर्जन पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा और आपको नोट्स हिंदी में भी मिल जाएंगे। तो बी पेशेंट, बी विथ मी, लाइक यू कैन सी ईच आंसर इज टेकिंग टाइम। एक क्वेश्चन का आंसर रेडी करना इतना आसान नहीं होता। यू कैन सी इसमें मुझे कितने पिक्चर्स बनाने पड़े हैं, कितनी ड्राइंग करनी पड़ी है, इसके बाद वो फाइनल रिजल्ट आता है, वो आउटपुट आता है जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं आपके लिए बेस्ट मटेरियल लेके आऊँ। अगर मैं आपको सारे पेपर्स ना करवा पाऊँ तो कम से कम जो भी पेपर करवाऊँ उसमें आपका डेप्थ अच्छा बने, ये मेरी कोशिश होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं आज के तक क्वेश्चन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जे नंबर है। What type of bonds are present in MgCl2, NaF, CO2, NH2O? इनमें किस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको पता है इसका आंसर बहुत सिंपली आप लोग कर सकते हैं। MgCl2, NaF में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं और CO2 और H2O में हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इनका आंसर बहुत आसान है, आप इनके फिगर्स को भी देख सकते हैं। इनके फिगर्स के लिए हम लोगों ने बाकी नोट्स करवाए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने वीडियो करवाए हैं, आप उन वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के लिए ऊपर के आई बटन पर जाएँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए या फिर हमें कमेंट करके बताएं। अब मैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगा, लेकिन उस लास्ट क्वेश्चन से पहले आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने अभी 8.2 पे काम किया, 8.2 मैं इसके बाद वाले पार्ट में कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद कौन सा सीरीज़ आपको चाहिए? क्या आपको 8.3 चाहिए या कोई दूसरा चैप्टर चाहिए? जिस भी चैप्टर को आप चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट क्वेश्चन में मैं जाऊँगा, उसका आंसर हमारा रेडी नहीं है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ, अगर आप हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपको किस चैप्टर का नोट चाहिए, तो हमारा नेक्स्ट सीरीज उसी पर स्टार्ट होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर में मैंने उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश तो की है, बट ये मेरे समझ से बाहर हो रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी तक रेडी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करें, आप इसके प्रिपरेशन करें। लास्ट क्वेश्चन में अगर कोई अपडेट आएगा तो जैसे ही इस क्वेश्चन को मैं समझ पाऊंगा, इसके आंसर को रेडी करके मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। तो हमारे वेबसाइट के साथ जुड़े रहें, रेगुलर विजिट करें। मैं आपको एबीटीए का जो सजेशन है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और बाकी जितने सजेशंस पॉसिबल है मैं वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप सारी चीज़ों के लिए हमारे वेबसाइट पर जुड़े रहें। नेक्स्ट क्लास के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, पेज नंबर 936 के बाद ही स्टार्ट हुआ है, उनका हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम आंसर स्टार्ट करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, उनका आंसर इंग्लिश में दिया है। फिगर ड्राइंग की जरूरत थी, मैंने फिगर ड्रॉ की है। उसके बाद सबको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस पूरे मेहनत को करने के लिए अगर आपको लगता है कि ये मेहनत प्रोडक्टिव हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दें, और नहीं लगा तो डिसलाइक कर दें। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या प्रॉब्लम थी जिसे हम इम्प्रूव करें। तो ये रहेगा हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के बाद हम थर्ड पार्ट में मिलेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन डू टेक केयर।